नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे पंचायत चुनाव पर सवाल, आरक्षण पर बवाल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें आरक्षण को लेकर प्रदेश के ज्यादातर जिलों से 3000 की संख्या में आपत्तियां दर्ज हुई हैं। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि 18 जून तक संशोधित आरक्षण सूची जारी होनी है, जिस पर संभावित प्रत्याशी तो आपत्ति जता ही रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस इसे खामियों वाला आरक्षण करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2021 जनगणना को आधार बनाया गया, जिसके कारण पूर्व के आरक्षण में बदलाव नहीं होना चाहिए था। इस आरक्षण का अवसर प्रदेश की तमाम पंचायतों पर पड़ रहा है। विकासनगर विकासखंड की पंचायत जिक्र करते हुए कहा कि यहां मनमाने ढंग से एससी की सीटों को बढ़ाया गया, एससी ओबीसी की सीटों को कम कर दिया गया। विपक्ष ने आरक्षण की स्थिति को लेकर सरकार को घेर लिया है। विपक्ष का ये मानना है कि जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लेट लतीफी के चलते पहले से ही जनता गुस्से में है, जिस पर अभी भी सरकार चुनाव कराने में गंभीर नजर नहीं आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए प्रस्तावों के प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। अब संबंधित जिलों के जिला अधिकारी इन आपत्तियों का निस्तारण कर रहे हैं। इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कई आपत्तिकर्ताओं ने शिकायत की है कि पिछली बार भी उनकी पंचायत महिला के लिए आरक्षित थी और इस बार भी वही आरक्षण बरकरार रखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य किया जाए, जबकि कुछ अन्य ने एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की है। जबकि विभाग का कहना है कि पंचायत क्षेत्रों का आरक्षण शासनादेशों के अनुसार निर्धारित किया गया है और उसी के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए। आरक्षण प्रस्तावों पर सबसे अधिक आपत्ति उधमसिंह नगर जिले की है, जहां लगभग 800 से अधिक आवेदन। इसके अन्य जिलों में देहरादून 302 आपत्तियां, अल्मोड़ा 294, पिथौर 277 आपत्तियां, चंपावत 337 आपत्तियां, पौड़ी 354 आपत्तियां, चमोली 213 आपत्तियां, रुद्रप्रयाग 90 आपत्तियां, उत्तरकाशी 383 आपत्तियां, टिहरी लगभग 297 आपत्तियां के आधार पर अंतिम आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, पूर्व में भी जैसे हम ग्राम पंचायत बिलासपुर कांडली में पूर्व में भी ओबीसी सीट आई थी और इस बार भी ओबीसी सीट दे दी गई है। इससे जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको पहले से बहुत तैयारी करी थी, लेकिन इस बार भी उनको जो है कोई फायदा नहीं मिल पाया है। सब आरक्षण की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। हमने बहुत तैयारी करी थी, लेकिन हमारी तैयारी धरी की धरी रह गई। लगातार सरकार पंचायत चुनाव टालने का काम कर रही थी। प्रशासकों के सहारे पंचायतें चल रही हैं। इससे जनाक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि जनता चाहती है चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायतों का कामकाज देखें, जिससे जनता को भी कामकाज की सहूलियत होती है। अब बहुत विलंब से एक्सरसाइज भी हो रही है पंचायत चुनाव की, तो उसमें भी होमवर्क पूरा नहीं है। पंचायत चुनाव का जो आरक्षण जारी किया गया है उस पर तमाम जो है रिकॉर्ड के हिसाब से आपत्तियां आई हैं। कई लोग जो हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा पंचायत चुनाव को टालने की है। अगर सरकार जो है होमवर्क समय से पूरा करती, गहराई से होमवर्क करती, तो ये दिक्कतें सामने नहीं आती। अब अगर लोग जो है इतनी बड़ी मात्रा पे आपत्ति जता रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल जो है सरकार चुनाव को टालने की मंशा से ही इस आरक्षण को जारी किया गया है। अब देखते हैं समय पे चुनाव हो पाते हैं या ये अव्यवस्था की भेंट चढ़ जाता है सारा मामला। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज हुई हैं, जिस पर 18 जून तक संशोधित आरक्षण सूची जारी होनी है। वहीं विपक्षी दल को इसे खामियों वाला आरक्षण करार दे रही है। कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नवप्रभात ने आरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवप्रभात का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2011 जनगणना को आधार बनाया गया है, जिसके कारण पूर्व में बदलाव होना चाहिए था।
इस आरक्षण का असर प्रदेश की तमाम पंचायतों पर पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने विकासनगर विकासखंड की पंचायतों का जिक्र करते हुए कहा, यहां मनमाने ढंग से एसटी की सीटों को बढ़ाया गया है, एससी ओबीसी की सीटों को कम कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने आरक्षण की स्थिति को लेकर को घेर लिया है। उनका कहना है कि यह जनता के लिए अधिकारोन्नयन है। मेरे अपनी जानकारी में थोड़ा से एक गंभीर चीज आई, तो मैंने भी सोचा कि मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों का ध्यान और अपने प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं। हम लोग इसमें सब संबंधित व्यक्तियों को पत्र भी भेज रहे हैं, क्योंकि ये आपत्ति किसी चुनाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसमें ये चीज़ जरूरी है कि इस समय हम 2011 की जनगणना के आधार पर कार्य कर रहे हैं, तो 2011 की गणना में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। जब जनगणना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो किसी भी आरक्षण, खासतौर से एसटी, एससी और ओबीसी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन सरकार को ये बात बहुत पहले भी कर ली और सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। क्यों इतनी 3000 आपत्तियां आई हैं और उन आपत्तियों का निस्तारण कैसे हो सकता है, उसको देखना चाहिए। तो मैं ये कह रहा है कि हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि सरकार इसके लिए वो नहीं है, तैयार नहीं थी, और अब तैयारी इस ढंग से की जा रही है कि बिल्कुल ढुलमुल रवैये से, ताकि जनता का जो मूड है वो अलग है और भाजपा अपने संगठन को अलग ढंग से चलाना चाह रही है और अपने हिसाब से जो चुनाव का आगाज करना चाह रही है, जो कि गलत है। आपको एक सही ढंग से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और मुझे लगता है कि चुनाव टालने की कोशिश है, जबकि सभी समय पर होना चाहिए। 2-2 बार आपने समय बढ़ा दिया, ये सरकार की नाकामी है। कुल देखिए, जिस तरीके से हमारे त्रिस्तरीय चुनाव होने, पंचायत के चुनाव होने, उन सब चीज़ों की तैयारी को लेकर के शासन ने हर तरह से पुख्ता अपने इंतजाम कर लिए हैं और जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, जहाँ की सीटें हमारी आरक्षित होनी है, उनका आरक्षण होना है, उन सब चीज़ के लिए जो है वो सूची जारी की थी और उसमें लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करी हैं और उन सारी शिकायतों का निस्तारण करके शासन एक बार फिर जो हमारी आखिरी सूची जारी होगी, उस बाद हमारे चुनाव होंगे और सरकार भी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और हमारा चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है और पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है। मुझे लगता है कि हमारा जिला पंचायत के चुनाव, हमारे त्रिस्तरीय जो चुनाव होने हैं, ये बाकायदा और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव होंगे और किसी की भी शिकायत होगी, उन सारी शिकायतों का निस्तारण होने के बाद ही हमारे चुनाव होंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से इन चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन के दिशा निर्देश पर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। आरक्षण की आपत्तियों का निपटारा आज शाम तक होते ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी अब चुनावी समर में कूदने को तैयार बैठे हैं। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि भले ही सरकार जानबूझकर पंचायत राज व्यवस्था को कमजोर करने पर तुली है, क्योंकि पहले निकाय चुनाव देर से कराए और अब पंचायत चुनाव को काफी समय तक लटकाया, लेकिन हम पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं। अब 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इन चुनाव के लिए आरक्षण प्रस्तावों के प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। अब देखना होगा आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी विरोध के चलते कौन सी राजनीतिक पार्टी जनता का दिल जीत पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। राजेश्वर पैनुली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी अध्यक्ष यूएसएम, कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार, शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारी चर्चा में। शुरुआत राजेश जी के साथ में कर लेते हैं। राजेश जी, आरक्षण की स्थिति में कैसे आखिर विपक्ष बहुत सारे सवाल उठा रहा है, चुनावों को लेकर बवाल उससे पहले शुरू हो चुका है, समय पर चुनाव होंगे क्या? चुनाव भी समय पे होंगे, ठीक से भी होंगे। आरक्षण को लेकर जो बवाल है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और जितनी भी गाइडलाइंस इस संबंध में होती हैं, उन सबका पूरी तरह से पालन करके किया गया है और साथ ही साथ अभी भी जो आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा मौका दिया गया है। जिन आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा
और निराकरण जो होता है लॉफुली किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई सरकार डायरेक्टली कोई अपने इन्वॉल्व है, कोई पार्टी इन्वॉल्व है। तो लगातार जो डिस्ट्रिक्ट जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इसको निराकरण कर रहे हैं। तो आप उसको, मुझे नहीं लगता कि उस पर ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए और ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। और हर आदमी जो भी आप चुना जाएगा, जैसे भी रिजर्वेशन हुआ है, आदमी हमारे यहाँ का मतदाता है, हमारे यहाँ का प्रतिनिधि बनेगा और हमारे यहाँ के ग्राम पंचायतों या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत का प्रतिनिधि बनेगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कोई बाहर का आदमी आकर यहाँ बन जाने वाला है। हम उनकी बात कर रहे हैं, तो इन्हीं लोगों में से बनेगा। ये जो आपत्तियाँ हैं, इन आपत्तियों का निराकरण भी होगा और निराकरण ठीक तरीके से भी होगा। और निराकरण पे जो जिस ढंग से आपत्तियाँ उठाई जा रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वेस्टेड इंटरेस्ट है और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी हार आज ही की डेट में मान चुकी हैं। उनको लगता है कि अब हम हार जाएंगे तो कोई ना कोई बहाना ढूंढना शुरू कर दिया है, ऐसा प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से आशीष सैनी जी हैं। आशीष जी, हार का डर पहले से सता रहा है, यही वजह है कि अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सच है क्या? अभी राजेश्वर जी ने कहा हारना और जीतना चुनाव में जनता के हाथ में है। भाजपा के लोगों को सपना आ जाता है कि जीत रहे हैं, तो ये इनका भ्रम है। दूसरी बात, भ्रम भी है और इनका अहंकार भी है। दूसरी बात, आरक्षण के विषय पर आज की चर्चा है। आरक्षण लागू करने के लिए दो अलग अलग नियम, दो अलग अलग जगहों पर एक ही राज्य में लगाए। हरिद्वार में और जब नियम लागू किया गया तब इन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत एक्ट है उसके अनुसार लागू किया, जबकि वो जो 27% और 21% आरक्षण है उसके हिसाब से लागू होना था। जब क्षेत्र के आधार पर किया गया तो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो चेयरमैन थे जस्टिस ब्रह्म सिंह वर्मा, उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोलकर और उनको ओबीसी और एससी के आरक्षण का गला घोटकर इसे जो ग्राम पंचायत एक्ट है उसके अनुसार पालित किया गया। अब जब पहाड़ में बात आई है, पहाड़ में जब हमने इनको कहा कि वहाँ पे एससी एसटी ओबीसी की संख्या प्रतिशत के मुकाबले में कम है और बहुत जगहों पर नहीं भी है, तो वहां पर आप जबरदस्ती एससी एसटी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण क्यों थोपने पर तुले हुए हैं? इन्होंने जो उत्तराखंड राज्य में पॉलिटिकली जो जगह ओबीसी के लिए आरक्षित है, वहां पर सामान्य वर्ग की सीटों को कैसे लड़ा देंगे चुनाव? दूसरा, क्योंकि एक राज्य में दो अलग अलग कानून अलग अलग जिलों में लागू हो रहे हैं, ये सरकार की ढीला ढाली है, इनको मालूम नहीं। दूसरी बात, आरक्षण के संबंध में अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जो आपत्तियां आई हैं इन पर निस्तारण किया जाएगा। इससे पहले जितनी बार आपत्ति आई है उनका कोई निस्तारण, चाहे निकाय चुनाव हो या कोई चुनाव रहा हो, कोई किया ही नहीं गया है। अधिकारी उसी को जबरदस्ती, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जबरदस्ती होती है। अधिकारी जो शिकायतें हैं उठाकर कूड़े के ढेर में डाल देते हैं और कोई आपत्ति नहीं सुन रहे हैं। हमने जब हरिद्वार में पंचायत चुनाव हुए तब भी ये कई उदाहरण दिए, जिस गांव में एससी की एक भी आबादी नहीं है तो वहां पर एससी सीट आरक्षित कर दी। जहां पे मुस्लिम की आबादी नहीं है, मतलब मुस्लिम आबादी है और लेकिन एक भी ओबीसी नहीं है और एक भी एससी नहीं है, वो सीटें आरक्षित कर दी। आरक्षण का क्रम मनमाने ढंग से किया गया। सुनवाई के नाम पर केवल एक ढकोसला होता है। आप बताइए 3 घंटे में और 4 घंटे में कौन सा आईएएस अफसर है उत्तराखंड का जो सब मामलों की सुनवाई कर लेगा? नहीं कर पाते। लेकिन ये केवल एक झूठ का ड्रामा चलता है, बिल्कुल तानाशाही से काम चला रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो मतदाता है वो आपकी इस सारी नौटंकी को देख रहा है। आप ना तो पहले कभी ग्राम पंचायतों के चुनाव जीते हैं ना अब जीते हैं, लेकिन जीतने वालों को भाजपा में शामिल कर लेंगे। ये आपकी पुरानी कलाकारी है, आप कैसे करते हैं ये आप जानते हैं। और भाजपा कहीं भी मतलब बहुत अधिक बहुमत से जीतने वाली नहीं है, इसका डर इनको है। ये विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं ना, डर तो इनको है कि इन्होंने काम तो कोई किया नहीं है गांव में जाकर। जरा इनके बड़े नेता को किसी को भेज के तो दिखाइए गांव में, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, राज्यसभा के भी 3 सांसद हैं, जरा गांव में घुसिए। गोद में लिए हुए गांव कहाँ चले गए? ग्राम विकास कल्याण का बजट कहाँ चला गया? कभी उसको नगर निगम में शामिल किया, कभी नगर पंचायतों में शामिल किया, गांव को कभी बाहर निकाल दिया, लेकिन वो जो ग्राम विकास का बजट था वो गायब कर दिया। तो आज भी स्थिति यही है कि ये लोग, क्योंकि इन्होंने गांव की जमीनों को माफियाओं के हाथ में देने का तमाम रास्ते निकाले हैं और गांवों पर प्रतिबंध लगाए हैं, प्राधिकरण बना दिए हैं, प्राधिकरणों ने पूरी लूट का काम किया है। तो ये सारी चीजें इनके सामने आएंगी। आरक्षण में गड़बड़ कर रहे हैं, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
राज्य की जनता इनके सारे चीजों को सामने देख रही है, और विशेष रूप से जो कानून के जानकार लोग हैं, जो समझते हैं चीजों को, वो कम से कम इस मुद्दे पर सरकार की खुली आलोचना कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि तानाशाही का दौर है, जिलाधिकारी इनके अंडर में काम कर रहे हैं, ऊपर से आदेश आएगा और जबरदस्ती बिना संशोधन किए यही आरक्षण कंटिन्यू लागू कर देंगे। कोई दिखाने के लिए एक आध सीट में एक आध पत्र की सुनवाई कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, केवल एक ढकोसला चल रहा है, जबरदस्ती चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। और आप देखना कि जब इन चुनाव के परिणाम आएंगे तो जबरदस्ती लोगों को बीजेपी में शामिल किया जाए। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी, आशीष जी की बात से कितना सहमत है? क्योंकि आरक्षण सूची से पहले ही आपत्तियां जो हैं वो दर्ज की जाने लगी हैं। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि हार का डर है तो पहले से ही बहाने तैयार हैं। देखिए गरिमा, क्या वाकई आरक्षण का हनन हो रहा है? निश्चित रूप से जो शंका जताई है वो बिल्कुल सही साबित भी हो रही है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो डबल इंजन की सरकार है। ये निगमों के चुनाव को 1 साल रोक देते हैं। परिणाम क्या है? जनता के सामने है, विकास से 1 साल दूर रहे नगर निगम। यही चीज अब आप देखेंगे, आप जो पंचायत चुनाव है 1 साल बाद भाजपा कराने जा रही है, और 1 साल में भाजपा ने तक जो आरक्षण की परिधि में कोई भी निर्णय नहीं लिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये 1 साल देरी फिर क्यों? क्या कारण है कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और जुलाई अंतिम डेट दी कि जुलाई में आप चुनाव कराएं। अब आनन फानन में लास्ट में आप जो है अब ये जो आरक्षण का टेबल लेकर आ गए, इस पे भी आपत्तियों पे आपत्तियां लग गई। हर जनपद पे आपत्ति लग गई। हमारे पौड़ी जनपद में 154 से ज्यादा आपत्तियां लग गई। मैं पूछना चाहता हूं, ये सुशासन की सरकार बताए कि जुलाई में आपने चुनाव कराने हैं और अभी तक आपकी आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप चुनाव कब कराओगे? कब अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दोगे? कब सूची जारी करोगे? कहने का मतलब है गरिमा, इस बात को समझिए। मुझे शंका है कि अभी भाजपा के ही कुछ लोग हाईकोर्ट जाएंगे। जब यह कल लिस्ट 18 को लिस्ट जारी होगी, उसके बाद उस पर आपत्ति दिखाकर हाईकोर्ट जाएंगे, और मामला हाईकोर्ट जाने का मतलब है कम से कम 2 से 3 महीने इसको लटकाना, और ये चुनाव सितंबर अक्टूबर में जाकर कहीं ऐसा ना हो भाजपा करवाए। कारण एक बड़ा स्पष्ट है, वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में, बेईमानी में, बलात्कार में, दुराचार में, भाई भतीजेवाद में इस कदर फंसी हुई है कि इनको पास जो LIU रिपोर्ट है वो ये है कि यदि आप पंचायतों पे जाओगे तो आपको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उस डर के कारण भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है और आंखों में धूल झोंक कर ये जो प्रक्रिया कर रही है, इससे स्पष्ट लगता है कि जुलाई में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कराने की कोई मंशा नहीं है। यदि वाकई ये पार्टी ईमानदार होती तो ये जो प्रक्रिया अब जून के लास्ट में हो रही है, ये प्रक्रिया फरवरी मार्च में कंप्लीट करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार होती। क्योंकि जुलाई में चुनाव कराना पाना संभव नहीं है, बारिश है, कई तरह के यात्राएं हैं, कई तरह के बहाने भी ये लगाएंगे और कोर्ट में आरक्षण के ऊपर आपत्ति को लेकर ये हाईकोर्ट जाएंगे और उसके बाद ये लिंगर हो जाएगा और नवंबर दिसंबर में देखेंगे उस समय क्या स्थिति हुई। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार के चुनाव के साथ ही ये निकाय चुनाव करवाए, और अपनी मंशा में ये कामयाब होती हुई दिख भी रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आधी अधूरी तैयारी के साथ केवल हाई कोर्ट के डंडे के कारण आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। यही कारण है कि हर जनपद से एक आध आपत्ति आती तो लगता कि भाई चलो उस पर समाधान हो जाएगा, मगर 250-300 आपत्तियां, 150 आपत्तियां जनपद में, ये बताता है कि डबल इंजन की ये जो सरकार है ये फेल है, ये लोकतंत्र की हत्या पे उतर आई है। जबरन जहां ये हार रहे हैं वहां ओबीसी, जहां ये जीत रहे हैं वहां सामान्य, इस तरीके का जो पक्षपात पूर्ण इन्होंने आरक्षण का जो टेबल बनाया उस पर आपत्तियां लग गई और उन आपत्तियों का निस्तारण भी ये अधूरे मन से करेंगे। उसको लेकर हाईकोर्ट जाया जाएगा और हाईकोर्ट जाने का मतलब है 3-4 महीने और ये चुनाव टलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और दबी जमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि आधी अधूरी तैयारी में चुनाव नहीं हो सकते। अभी जुलाई में पढ़ाई का सत्र शुरू हो जाएगा, सारे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, तो फिर कब और कहां और कैसे चुनाव होंगे ये बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिस्तरीय चुनाव को देर कर
लोकतंत्र की हत्या की है। जनता समझ रही है कि इस समय पे भारतीय जनता पार्टी मनमानी पे उतर आई है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसका इनको करारा जवाब जनता देगी। ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष यूएसएम से। बहुत स्वागत सर आपका। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण के हनन का आरोप सत्ता पक्ष पर लग रहा है, जबकि सत्ता पक्ष बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि समय पर चुनाव होंगे और ऐसा नहीं है। लेकिन क्या वाकई प्रदेश में जनता के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है? गरिमा जी, बिल्कुल मैं श्री भट्ट जी की बात से सहमत हूं और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये सरकार है ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। ये खुद स्वयं में जो है इसके भ्रष्टाचार के दिन प्रतिदिन जो है, अभी हाल ही में आपने देखा कि स्वाभिमान मोर्चा ने इनका कृषि घोटाले में जो यहाँ मेला लगना था उसका किस प्रकार से पर्दाफाश किया। उससे बचने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में अभी रोष है। अब अभी कितने दिन हुए ये पंचायत चुनाव की ये लिस्ट आई हुई, इसमें 3000 से अधिक विसंगतियां पाई गई, 3000 से ज्यादा कंप्लेंट्स इसमें अभी तक पहुंच चुकी हैं। तो इससे साफ इनकी मंशा जाहिर होती है कि कंप्लेंट आएंगी, फिर ये कोर्ट में जाएंगे, इसमें डिले होगा और चुनाव को टाला जाएगा, ताकि ये चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे अभी जनता के बीच में है इनको हम जो है तब तक कहीं ना कहीं मिटियामेट करके, इसको थोड़ा बहुत लिपापोती करके इसको खत्म कर सकेंगे। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। इनके जगह जगह जो भ्रष्टाचार है, इनकी कुनीतियां हैं, इनसे सभी त्रस्त हो चुके हैं। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि चाहे ये कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने आज तक कहीं भी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका यहाँ पे उत्तराखंड में नहीं निभाई और इनकी जो चुप्पी के कारण ही आज सारे लोग बहुत त्रस्त हैं। मैं भट्ट जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि वास्तव में इनकी मंशा साफ तक जाहिर हो रही है कि ये चाहते ही नहीं है कि समय पे जो है चुनाव कराया जाए। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखिए गरिमा जी, उत्तराखंड एक वीर भूमि है और यहाँ आप देखेंगे हर परिवार से एक पूर्व सैनिक, एक सैनिक है। लेकिन अफसोस की बात, इस लिस्ट में आपने कहीं भी एक पूर्व सैनिक के लिए लगभग 2 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक आज की डेट में उत्तराखंड में है। ठीक है। और लगभग 1500 वीर नारियां जिनके पति जो है देश के लिए शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस सरकार की आंखों में आज तक इतनी शर्म नहीं है कि इन्होंने उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए या वीर नारियों के लिए कोई आरक्षण रखा होगा। मैं आपसे दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, ये लोग बोलते हैं कि जो है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकर थामी जी सैनिक पुत्र हैं और जो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जो है एक पूर्व सैनिक रहे हैं। ये बेवकूफ बनाते हैं पूर्व सैनिकों को और उत्तराखंड की जनता को। ये हम लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप विश्वास रखिए हम सारे पूर्व सैनिक इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इन लोगों ने इतनी मनमानी कर रखी है, फौजियों के कंधे पे बंदूक रखते हैं, फौजियों के कंधे पे बंदूक रख के चुनाव लड़ते हैं। छोटे मोटे फौजियों को बांट कर फौजियों को इन्होंने बांट दिया है, अधिकारी बनाम जेसीओ। इस तरह से इन्होंने विभाजन करके अंग्रेजों वाली नीति अपना करके उत्तराखंड को तहस नहस कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम लोग सब एकजुट हो रहे हैं और इसीलिए हमने स्वाभिमान मोर्चा को खड़ा किया है। और मैं प्रार्थना करता हूं उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों से भी कि एकजुट होकर के इन लोगों का भरपूर विरोध करिए और इनको इनकी असलियत दिखाने का प्रयास करिए ताकि इनकी जो है कम से कम नींद उठे। अफसोस की बात है कि ये दिन प्रतिदिन अपने भ्रष्टाचार वाली नीति से जनता को त्रस्त कर रहे हैं और अभी दिन प्रतिदिन जनता को बेवकूफ बनाने पे जुटे हुए हैं। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। कुलदीप जी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं बचाएगा फौरन हाजिर होगा। के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं चुनाव में आरक्षण कानून को लेकर, जिसका आरोप विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार लगाया जा रहा है। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सभी को आपने कुलदीप जी सुन लिया है, विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है इस पूरे मुद्दे पर, चाहे यूएसएम हो या फिर यूकेडी हो, कांग्रेस भी वही बात कह रहा है। लेकिन क्या वाकई आरक्षण का हनन हो रहा है और यही वजह है कि आगे चलकर चुनाव पे विलंब से होंगे, जैसा शांति प्रसाद जी ने कहा? वैसे हर चुनाव विलंब से अब तक होता आया है, पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का कुछ ऐसा ही रहा है, तो लोग अज्यूम भी करने लगते हैं। वो वाजिब हैं,
लेकिन समस्या ये है कि विपक्ष उन सवालों को लेकर के तार्किक कारण नहीं दे रहा है। वो सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए वो तमाम बातें कर रहा है, क्योंकि वो जैसा आपने कहा कि हाँ पहले भी कई चुनाव हमारे टलते रहे हैं, जिनमें निकाय चुनाव एक सामने उदाहरण रहा है हमारा, है ना। तो उसको लेकर के विपक्ष जरूर ये कर रहा है, कह रहा है कि भाई पंचायत चुनाव में भी ये स्थिति है कि सरकार चुनाव को टाल रही है और टालती आ रही है। लेकिन आरक्षण को लेकर के जो बातें उठ रही हैं उसमें जो वाजिब कारण होनी चाहिए उन चीज़ों की तरफ विपक्ष ध्यान नहीं दे रही है, और शायद यही कारण है कि विपक्ष का जो वार है वो उतना मजबूती से पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए गरिमा, संवैधानिक व्यवस्था में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो जनगणना के आधार पर तय होती है, और जनगणना से उस क्षेत्र विशेष की जनगणना के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि कौन सी सीट जो है रिजर्व रखी जाएगी, एससी के लिए रिजर्व होगी, एसटी के लिए रिजर्व होगी, या ओबीसी के लिए रिजर्व होगी, महिला के लिए रिजर्व होगी। ठीक है, तो इन तमाम सारी चीज़ों को जनगणना के आधार पर देखा जाता है। भारत में 2011 के बाद से अभी तक जनगणना हुई नहीं है, लेकिन मतदाता सूची हर वर्ष अपडेट होती है, क्योंकि हर वर्ष उसमें नए मतदाता जुड़ते हैं जो अपनी आयु पूरी करते हैं और 18 साल की आयु सीमा के दायरे में आते हैं, फिर वो मतदाता हो जाते हैं और वो उसमें जुड़ते जाते हैं। ठीक, तो अब सरकार जिस आरक्षण को लेकर के बात कर रही है और जिस आरक्षण को लेकर के सवाल उठ रहे हैं उत्तराखंड में, गरिमा 2019 में उत्तराखंड में जो पंचायत में मतदाताओं की जो सूची थी, संख्या थी उसमें, और जो 2019 की जो स्थिति है उसमें लगभग 4 लाख मतदाताओं का अंतर हुआ है। इसमें 4.25 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। 2019 के चुनाव में लगभग 43 लाख के करीब मतदाता थे, जो अब 2025 के चुनाव में लगभग 47,32,000 के करीब ये मतदाता कुल संख्या में हो चुके हैं। ठीक, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि जो पंचायत क्षेत्र हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, क्षेत्र पंचायत के हों, जिला पंचायत के हों, उनमें भी मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई होगी। उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या है वो है पलायन की। पलायन से हमारे क्षेत्रों के जो समीकरण हैं, जो मतदाता समीकरण हैं, वो लगातार एक तरफ से डिस्टर्ब होते रहे हैं। हमने अक्सर चुनाव में देखा है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या राज्यसभा विधानसभा के चुनाव हुए हों, या चाहे निकाय चुनाव में भी हमने इसका प्रभाव देखा है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र के में मतदाताओं की संख्या में एक बड़ी संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके वनिस्पत जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ मतदाताओं की संख्या में गिरावट आती है, क्योंकि पलायन उसका एक बड़ा कारण उभर करके आता है। ठीक है, तो ऐसे में जो मतदाता क्षेत्रों को लेकर के, जो पंचायतों को लेकर के सरकार जिस आरक्षण को लेकर के बात कर रही है और उसकी आपत्तियां उस पर आमंत्रित कर रही है, या नई आरक्षण व्यवस्था की जो बात कर रही है, वो अपने आप कटघरे में खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब जनगणना ही नहीं हुई है देश में, राज्य में, तो किस आधार पर आरक्षण को निर्धारित किया जाएगा। और ये वो वाजिब कारण है। मैं बिल्कुल अभी किसी पैनलिस्ट ने ये बात जरूर कही थी कि इसमें ये एक कारण रह जाएगा अगर आने वाले 2-3 दिनों में सरकार कोई निष्कर्ष पर पहुंचती है कि, क्योंकि 3000 के करीब आपत्तियां इसमें आई हैं। हालांकि जिन 3000 आपत्तियों के निस्तारण की सरकार बात कर रही है कि वो 1 या 2 दिन में इनका निस्तारण कर लेगी, ये तो सरकार ही जानती है कि जानती होगी कि उनके पास ऐसी कौन सी मशीनरी है जिसके आधार पर वो इन सारी चीज़ों का इतनी जल्दी निस्तारण कर लेंगे। ठीक, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष के पास और उन तमाम कैंडिडेट्स के पास जो चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की कोशिशों में लगे होंगे, अगर उनके मुताबिक अगर क्षेत्र की आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हुई तो उनके पास कानून की चौखट पर का दरवाजा खटखटाने का रास्ता उपलब्ध रहेगा। इसमें एक और बड़ा कारण उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के दिख रहा है, जिसमें क्योंकि जून का महीना ये चल रहा है और गरिमा मौसम के लिहाज से देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्र जो है, यही क्षेत्र नहीं बल्कि संपूर्ण भारत क्षेत्र इस समय जो है वर्षा काल के दौर से हम गुजर रहे हैं।
मानसून आने को है उत्तराखंड में भी, और इसमें भारी बरसात यहाँ रहती है, और मानसून में उत्तराखंड की स्थिति क्या हो जाती है ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में अगले 1 महीने में सरकार कैसे चुनाव करवाने का दावा कर रही है, ठीक, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका सवाल हो सकता है, इसका जवाब भाजपा प्रवक्ता के पास हो कि वो ये जो आरक्षण के निर्धारण को लेकर के और बरसात में चुनाव को लेकर के, तो इन तमाम सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि ये चुनाव फिर एक नई दिशा में जाते हुए, एक नई उसको टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर टलने वाली बात बिल्कुल ठीक है, आपको भी वही चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, राजेश्वर जी समय पर कैसे होंगे, उसके कई सारे कारण निकलकर सामने आए हैं। एक तो आरक्षण को लेकर लगातार एक अलग रार छिड़ गई है, लेकिन समय पर चुनाव ना करा पाना, क्या बीजेपी ने वो एक ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर दिया है? क्योंकि पिछले चुनावों में नज़र डालें तो लगभग हर एक चुनाव के साथ यही हुआ। पंचायत चुनाव प्रशासकों के हवाले आप कर देते हैं पूरी जिम्मेदारी, विकास में बाधा आती है। देखिए जी, हमारा एक मानना है जो भी काम हो ठीक हो और दुरुस्त हो, लेकिन सही समय पर हो, ये भी तो होना चाहिए। नहीं कि आप जल्दीबाजी करने के चक्कर में गलत सलत निर्णय लेते चले जाएं और उन गलत सलत निर्णयों को आप फॉलो अप करते जाएं। नहीं राजेश्वर जी, राजेश्वर जी, मेरे अपने राजेश्वर जी सुनिए, राजेश्वर जी आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। नहीं सुनिए तो पहले सुनिए तो है कि जनता के साथ जुड़े, फिर बैठ करके टेलीविजन पे भाषण न दें, परसेप्शन न बनाए कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा। राजेश्वर जी जनता के साथ आइए, जनता से वोट जो अरे राजेश्वर जी आपको आवाज मिल रही है? शांति प्रसाद जी रुक जाइए, हालत ये है, शांति प्रसाद जी रुक जाइए, आप उसके लिए ठीक है। शांति प्रसाद जी रुक जाइए। आप बताओ ना, एक साल आपने लेट किया क्यों? राजेश्वर जी सुनिए, देखिए आप कह रहे हैं कि आप 1 साल पहले क्यों नहीं करी? शांति प्रसाद जी आप रुक जाएंगे प्लीज, आप जवाब दो ना। शांति प्रसाद जी आप रुक जाइए प्लीज। और राजेश्वर जी आप कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई भी काम जल्दबाजी में हो जाए। सर बड़ा अंतर होता है, जल्दबाजी में ना हो जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि तय समय से सालों दूर हो। इसका मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता ना कि समय सीमा के बाद सालों लग जाए। और क्या आपने वो नहीं किया? आपने कहा टीवी पर बैठकर भाषण न दें, जनता के बीच जाएं। वर्तमान में तो आप भी टीवी पर ही बैठे हैं। ये रवैया और ये बातचीत ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष का कारण है जवाब देना। हम आपको जवाब दे रहे हैं। नहीं तो लेकिन ये कहना ये गलत बात है। और दूसरा परसेप्शन ऐसे ही नहीं बनता, परसेप्शन ऐसे ही नहीं बनता। कि ये कोई होमवर्क नहीं करते हैं ना, ये कोई वो डिटेलिंग करते हैं, नहीं जनता से जुड़े हुए। अरे ये क्या करते हैं, आपका मामला थोड़ी है। ये क्या करते हैं आपको, मुझे लगता है आपको भी इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आते हैं शांति प्रसाद जी, मैं आती हूँ प्लीज, आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो गलत है। जो होमवर्क हो रहा है हाँ, उसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूँ कि उसका रिजल्ट जल्दी ही इन चुनावों के साथ साथ 2027 में आपको ग्राउंड में देखने ठीक है। देखिए सबसे पहले राजेश्वर जी से हम जवाब लेते हैं। हाँ आपने मुझे अभी थोड़ी देर आप बता रहे थे कि डीएम जो है उसमें ये करेंगे। सर कर्नल साहब मैं आती हूँ आपके पास में। देखिए एक एक करके आएंगे, अगर है ना पहले उनसे जवाब ले लेते। सबने अपनी अपनी बात रखी, वो अब तक कुछ नहीं कह पाए। सर जनरलाइज बात है, राजेश्वर जी नहीं चलेंगे। आपने कहा वो क्या करें क्या ना करें, इससे ये मतलब ही नहीं है ना। आपने कहा कि ये आशंकाएं अज्यूम करने लग जाते हैं। कोई भी अजम्पशन ऐसे नहीं बनता। अगर ये आज ये सोच रहे हैं आपके पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, आप बताइए ना, इतने सारे लोगों ने पैनल पर कहा, कुलदीप जी की बात आपने सुनी होगी, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, सारे चुनावों में तो देरी हुई। अगर ना हुई होती तो आज आप ये सारी बातें नहीं ये लोग कह रहे होते। इनके पास कारण है मजबूत। नहीं, इनके पास कारण नहीं, इनके पास परसेप्शन है। नहीं कारण है, परसेप्शन आप कह रहे हैं उसे। आप बताइए ना कारण कैसे हुआ वो? हमने डिले किया, परसेप्शन बनाया हुआ है, कोई डाटा और फैक्ट के साथ नहीं आते ना, ये डिस्कस कर। और आपके पास एक रेडीमेड बहाना कि हम तैयारी करते रहते हैं। गाइडलाइन आई है, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी कमेटी है, कौन सी बताइए सुप्रीम कोर्ट की कौन सी गाइडलाइन आई? सुप्रीम कोर्ट की कौन सी गाइडलाइन आई? ये गलत बात है राजेश्वर जी, ये गलत बात है। आप अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ इनका परसेप्शन है, इनका परसेप्शन क्यों बना? इस संबंध में कोई स्टेट के लिए गाइडलाइन नहीं आई। आप कोरा झूठ बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। जनगणना में चुनाव होना है, उसी में चुनाव होना था।
ठीक है, कितनी बार तो कोर्ट को बीच में आकर ये तो कहना कोई पड़ा guideline कि नहीं सही है। समय पर चुनाव कराए जाएं, कितनी बार हम सब ने चर्चा की। निकाय चुनाव को लेकर सर सालों चर्चा चली है हमारे अपने चैनल पर, हमने खुद बातचीत की है और वो टलते चले गए। तो ये परसेप्शन एक दिन में नहीं बनता। अगर किसी के बारे में कोई राय बन रही है वो गलत हो सकती है, लेकिन सभी की बात गलत नहीं हो सकती है ना। सभी ने वो चीज कहा, कुलदीप जी ने भी वही कहा कि एक नई दिशा में देरी की ओर चल रहे हैं। कुलदीप जी ने बड़े तरीके से समझाया कि विपक्ष डाटा और फैक्ट के साथ नहीं आता। अगर अरे डाटा डाटा फैक्ट के है। साथ आए आप डाटा समझ फैक्ट रहे के उससे साथ भी आए। सच नहीं बता दो, बदलता, आप डाटा नहीं आएगा डाटा। उससे भी सच नहीं बदलता। कुलदीप जी ने जो बात कही वो भी यही कह रहे हैं कि विपक्ष को उन्होंने आपने विपक्ष वाली बात पकड़ ली कुलदीप जी की, बाकी बातें कुलदीप जी की क्या आपको सुनाई नहीं दी। आखिरी सेंटेंस उनका यही था कि एक नई दिशा की ओर, नई दिशा की तरफ और देरी की ओर बढ़ रहा है चुनाव। क्या वो बात पर सीधा बस आखिरी मैं यही सवाल पूछ लेती हूँ, बताइए उस पर क्या कहेंगे। देरी की तरफ अगर चुनाव बढ़ा, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन ठीक होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमें जवाब मिल गया, लेकिन सर ये जवाब नहीं होता, हमें जवाब मिल गया। ठीक है, वो हम सारे काम कर रहे हैं। ठीक और ठीक निस्तारण की बात राजेश्वर जी, 18 ठीक तारीख है। तक का कल का टाइम दिया। कुलदीप जी की भी बता देता हूँ। कुलदीप जी ने कहा कि कैसे वो 3000 का निराकरण होगा, कैसे उन चीजों को सेटल डाउन करेंगे। एक दिन में डीएम उनके पास ऐसी कौन सी मशीनरी है, नहीं सब चीज का। सुनिए, देखिए जवाब मिल गया आपका जवाब मिल गया। आपने मतलब ये तो स्पष्ट कर दिया ना। देखिए बहुत पतली सी लाइन है, देरी, जल्दबाजी और सही समय, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। और सालों की देरी नहीं होती, इंतजाम करने के लिए सालों नहीं लगते सर। ठीक है, एक तरफ आप एक देश एक चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और सही समय पर छोटे मोटे चुनाव नहीं संपन्न करा पाते, कैसे फिर ये चीजें बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं। ठीक है, जल्दी से कैलाश जी कुछ कह रहे थे सर, आप अपनी बात पूरा कर लीजिए। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता को, ये मुंगेरी लाल के सपने देखने आप भूल जाइए। क्योंकि देखिए मैं आपने अभी बोला कि डीएम के पास जाएगा और डीएम आपकी ब्यूरोक्रेसी खुद प्रचार में लिप्त है। आपकी सरकार ने खुद जो है डीएम को सस्पेंड किया है। कैसे भरोसा कर लेगी जनता डीएम से। आप बोलते हैं हमारा यहीं का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, क्या शंभू पासवान इसका उदाहरण नहीं है? वो यहाँ के कैंडिडेट थे। आप जो ये सपने दिखाते हो जनता को ना, ये झूठ बोलना आप बंद कर दीजिए। अभी जनता बिल्कुल आपको समझ चुकी है और आप सोचते हैं कि आपने आंखें बंद कर ली तो आपने सूरज को ढक लिया। ये जो है ना आपकी सोच बड़ी गंदी है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूर्व सैनिकों को जितना आपने उनके साथ अत्याचार आपकी सरकार ने किया, वो किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। आपने अफसोस की बात है, वोट बैंक बना के रखा है पूर्व सैनिकों को। और एक भी सीट आपने कहीं वीर नारियां जो जिनके पति देश के लिए शहीद हो गए, आपको एक दिन एक सेकंड उनके लिए सोचने के लिए नहीं मिला कि आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए था, उनके लिए कोई सीट रिजर्व रखनी चाहिए थी। नहीं, आपने पूर्व सैनिकों के 2 लाख से अधिक पूर्व सैनिक हमारे उत्तराखंड में है। तो आप ये जो मुंगेरी लाल के सपने दिखाने लोगों को दिखाने जा रहे हैं, वो भूल जाइए। अभी आपको वो मुंहतोड़ जवाब सबसे पहले पूर्व सैनिक देगा, जो आप जिंदगी भर याद रखोगे। और 2027 के बाद आपको सत्ता के दर्शन क्या, आपको बड़े ऐसे सपने आने शुरू हो जाएंगे कि सत्ता के नाम से आपको डर लगेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है कुलदीप जी, आपकी बातों को सुना गया, बहुत ध्यान से सुना गया, कुछ को कोट कर दिया गया और कुछ को इरेज अगर कह दूं तो ज़्यादा बड़ा मुझे लगता है कुछ और गलत नहीं होगा। कुलदीप जी देखिए, मैं कोई राजनीतिक दल तो हूँ नहीं जो मैं देखिए गरिमा, मैं कोई राजनीतिक मैंने दल का इसीलिए प्रवक्ता कहा ना, तो कुछ हूँ को नहीं, कोट कर दिया और कुछ को इरेज कर दिया। निष्ठाएं हों और मेरी उसकी जरूरत हो। हाँ, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ वाजिब कारण है। सबसे पहला वाजिब कारण ये है कि भाई आरक्षण का जो निर्धारण है वो जनगणना के आधार पर होता है। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत का वो पंचायती राज एक्ट भी कह रहा है, ये भारत का संविधान भी कहता है। ठीक है, कोर्ट की वो कौन सी गाइडलाइन आई है जिसमें आरक्षण के निर्धारण को लेकर के जनगणना को दरकिनार कर दिया गया हो, ये मेरी जानकारी में भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अभी कुछ राज्य में पंचायतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, वहीं पंचायतों के क्षेत्र भी घटे हैं।
आपने देखा होगा कि अभी जब निकाय के चुनाव हुए थे तो इससे पहले के भी निकाय के चुनाव में जो पंचायत क्षेत्र थे उनको नगर निगम क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में शामिल किया गया था। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों का विस्तार हुआ था। तो जो परिसीमन हुआ है उसके आधार पर जो नई जो पंचायतों का गठन है वो भी एक बड़ा सवाल है। ठीक, तो ऐसे में जो और सबसे बड़ा कारण कि बरसात उत्तराखंड में आ चुकी है और ऐसे में कैसे चुनाव संभव होंगे, ये कुछ ऐसे वाजिब कारण हैं जिनको लेकर के जो सवाल सरकार से जवाब चाहते हैं कि भाई सरकार कैसे कह रही है कि हम इन चीज़ों को कर लेंगे, वो कौन सी जादू की छड़ी है। ठीक, जो नहीं हो रहा है भाई, लोग हैं जो राजनीतिक दल लोग हैं सब चुनाव चाहते हैं, सत्ता पक्ष भी चुनाव चाहता है, विपक्ष भी चुनाव करना चाहता है, लेकिन चुनाव को लेकर जो सवाल रहे हैं को लेकर के सरकार इसको स्पष्टता नहीं दे पा रही है। उनको लेकर के सरकार को चाहिए कि वो स्पष्ट हो, लेकिन समस्या ये हो रही है कि सरकार उनको लेकर के, उन बातों को लेकर के स्पष्ट नहीं है। ठीक, अब 3000 आपत्तियों का निर्धारण, जिनमें से सबसे ज़्यादा 800 के करीब आपत्तियाँ जो हैं वो उधम सिंह नगर जिले से आई हैं, 300 के करीब देहरादून से हैं, ठीक है, फिर हल्द्वानी से हैं। तो आप सोचिए कि इतनी ज़्यादा आपत्तियों का निर्धारण, उसमें भी आपने ये देखना है कि यहाँ किस में कितने जो जातीय जनगण वो है व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो ये कैसे हो पाएगा 24 घंटे में सारी चीज़ें, 48 घंटे में, और उसके बाद ये चुनाव संपन्न हो पाएंगे बरसात में। तो सरकार बताए, सरकार के प्रवक्ता बताएं इसको, यही तो सवाल है। ठीक है, राजेश्वर जी। क्लियर करते, हम लोग सरकार के प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के प्रवक्ता। पहली बात बड़ी क्लियर समझ लीजिए कि सरकार के प्रवक्ता, सरकार में आप ही की पार्टी है सर, सत्ता हमारी पार्टी है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता ठीक है, ठीक है, दोनों बहुत टेक्निकली बोल रहे हैं। दूसरा जो कह रहे हैं कि कैसे निराकरण होगा 200 आज में आप कंप्यूटर में जितनी कंप्लेंट वो कहीं स्पेसिफिक करने आती है, स्टो टाइप आती है कि जी मेरे को ये आरक्षण नहीं था, पिछली बार ये आरक्षण नहीं था, उनके पास ऑलरेडी उस डाटा के साथ मैच होती है। उन डाटा के साथ मैच करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा, जो मैं जितना जानता हूँ इतना टाइम नहीं चाहिए कि कोई मैनुअल नहीं हो रही चीज़ें सारी। अब आपको मैनुअली सिर्फ सुना जा रहा है, फिजिकल हियरिंग का आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उनको नोटिंग करी जा रही है। तो जो होती है आप कंप्यूटराइज डाटा, डिजिटल डाटा और उनके सपोर्टिंग डाटा, आपके पास सारे डाटा हैं जो मैनुअल नहीं है, तो कंप्यूटराइज है, जो आपको सपोर्ट करते हैं कि आपने आरक्षण कैसे किया, आपत्तियां क्या हैं, उन आपत्तियों को निराकरण, जो मेरे जितनी मेरे को समझ है उससे निराकरण करने मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे से ज्यादा, 36 घंटे ज्यादा उन चीज़ों में लगता है। हम दो बातें तो हम ये कर ले। तीसरी बात कह रहे हैं कि आप इस मौसम में चुनाव कैसे कराएंगे। तीसरी बात, मुख्य मुद्दे की बात यह है कि इस मौसम में क्योंकि बरसात हो रही है और इन सब चीज़ों में, तो ऑलरेडी उनके जो भी तरीके हैं, जो भी उसके सेफ गार्डिंग है, वो ऑलरेडी लेने के लिए डीएम को ऑथराइज कर चुके हैं, एसडीएम को ऑथराइज कर चुके हैं। चलिए देखिए, ब्लॉक सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। पूरी बात सुन लीजिए। और अधिकतर चुनाव की लिमिटेड टू देयर लोकल अथॉरिटी है, तो लंबा चौड़ा एरिया नहीं है। आप समझ नहीं, आप एक गांव में है तो उस गांव की ही बात करेंगे ना, वही के गांव को। एक क्षेत्र पंचायत में तो 2 या 3 गांव का ही तो क्षेत्र पंचायत होगा। आप जिला पंचायत में तो अब कितने जिले का, कितने गांव होंगे, तो 12-13 गांव। ठीक है, मैं आशीष जाती हूँ आपके पास कर रहे हैं बात को। कितने नहीं, मैं सुन रही हूँ कि उनका अपना तर्क क्या है। बात कर रहे हैं उन चीजों में मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली इतने ऑब्स्टेकल आने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो। ठीक है सर, नहीं कर सकते। ठीक है, आशीष जी को अब सुन लेते हैं। नहीं पटक सकते। ठीक है, आशीष जी। देखिए, इन्हें राजेश्वर जी को एक शब्द मिला है अपने भाजपा कार्यालय से, उसका नाम है डाटा। बाकी ने पता कुछ नहीं है डाटा के बारे में। हम इनसे पूछ रहे हैं, यदि आप क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पे ग्राम पंचायत एक्ट के अनुसार आरक्षण देने का आपने निर्णय लिया है, तो क्या आपके पास ग्राम पंचायतों में जातियों का बाइफिकेशन और जनगणना का डाटा मौजूद है? तो उसका जवाब इनके पास है ही नहीं, क्योंकि जब आपने नगर पंचायत बनाई गई और बहुत सारे कामों को खत्म किया, तो आपने उसके बाद तो जनगणना कराई नहीं है। जनगणना तो जस्टिस ब्रह्म सिंह वर्मा के समय में हुई थी, उस समय, उसके बाद तो हुई नहीं है। तो आपके पास डेटा कौन सा है? दूसरी बात, जो निस्तारण की बात की जा रही है, गरिमा जी, पिछले 25 साल से उत्तराखंड राज्य जब से बना है, मैं अपनी सरकार में भी कह रहा हूँ, तब भी यही हुआ
और अब भी यही हुआ। हमारी सरकार में तो फिर भी एक आध बार सुनवाई के लिए समय दिया गया, लेकिन इनके समय में जब आपको मालूम हो 2015 में जब चुनाव हुए तो चुनाव 4 महीने पहले करा लिए गए ग्राम पंचायतों के, ताकि आपको दिक्कत ना हो, बाद में उस समय समस्या ना हो। कुंभ मेले का आयोजन था। ये जो बीजेपी के लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं प्रदेश की जनता के साथ। ना तो इनके पास कोई डेटा है जिससे बात कर रहे हैं, ना ये निर्धारण कर पाए कि कौन से कानून से काम करेंगे, और बार बार ये कहना कि हम आपत्तियों की सुनवाई करेंगे। ये इन्होंने ना तो आज तक किसी आपत्ति पर सुनवाई की है, ना ये करने जा रहे हैं। नगर निगमों की आपत्तियों पर सुनवाई की बात थी, आदि 1-2 आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद पूरे आपत्तियां कूड़े के ढेर में फेंक दी गई। आप जब नियम का ही निर्धारण नहीं कर पा रहे तो आपत्तियों का निर्धारण कैसे करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है। दूसरी बात है, ये घर से जब याद करके आए कि आज KDUs पर जाना है और हमें ये चीजें बोलनी है, तो वो याद करके घर से ही आए हैं। यहाँ पर सिलेबस दूसरा दे दिया आपने पूछ लिया कि जब आपके पास जनगणना और जनसंख्या नहीं है तो कैसे जवाब देंगे। तो ये वही रटा रटा जवाब पढ़ रहे हैं बार बार। ठीक है, ठीक है। अरे भाई, विपक्ष की आलोचना मत कीजिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है। आप ये बताइए कि आप चुनाव जो करा रहे हैं, आपने किस नीति का पालन किया है? जस्टिस ब्रह्मसिंह वर्मा का, ठीक है। अभी आपने कहा ना, हाँ, अभी आपने कहा ना कि नियमों और आपत्तियों वाली बात मुझे आपकी ठीक लगी। ठीक है, लौटते हैं। शांति प्रसाद जी कुछ कह रहे थे। शांति प्रसाद जी, राजेश्वर जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारी ओर से तैयारी पूरी है। देखिए गरिमा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है और बड़ी सुचारू से चलने वाली पार्टी कहती है। हमारी आपत्ति है कि लोकतंत्र में यदि 1 साल पहले निकाय चुनाव करा देते, पंचायत चुनाव करा देते तो क्या दिक्कत थी। और जब हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, जो अजम्पशन आपने बनाया वो नहीं बनता, चुनाव कराएं। ऐसे में आप यदि आनंद फानन में लास्ट मोमेंट में अब ये आरक्षण का नौटंकी करेंगे और उसमें जो भाजपा कहती है हम सुशासन वाली पार्टी हैं, 3000 से ज्यादा आपत्ति आती है, तो क्या गरिमा सवाल नहीं बनता कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या सर्वे किया। अब जनगणना का मामला ले लीजिए, 26 में परिसीमन होना है तो क्या 27 में चुनाव परिसीमन से थोड़ी ना होंगे, अब 32 में होंगे। वैसे ही अगर जनगणना की बात हो रही है तो उसका परिणाम जो है अगले चुनाव में आएगा, इस चुनाव में थोड़ी ना होगा। मगर क्या कर रही है, जुमलेबाज है, झूठ फरेब धोखा, झूठ कितना बुलवा लो, मगर जनता की आंख में धूल झोंकना है। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जुलाई में चुनाव नहीं करा पाएगी और हाई कोर्ट में रिट लगेगी और उस रिट के बहाने से 3-4 महीने और टालेंगे और लोकतंत्र को आप कुचलते हुए देखेंगे उत्तराखंड के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जनभावनाओं के खिलाफ काम कर रही है, सत्ता के मद में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहले इन्होंने निकाय चुनाव में किया और अब पंचायत चुनाव में कर रहे हैं। इनकी इसी तानाशाही से उत्तराखंड के अंदर त्राइमाह में ब्लॉक स्तर पे विकास की योजनाएं नहीं बन पा रही हैं और उसी तरह से आप देखेंगे तो निगमों में भी केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। जमीनें बेचना, घोटाले करना इनकी मंशा है। ये आज साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में फेल है, इसीलिए जो है पंचायत चुनावों से भाग रही है। ठीक है, देखिए उम्मीद है कि सही समय पर चुनाव होंगे और जिस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर ये सवाल उठ रहा है, आरक्षण को लेकर आड़ छिड़ गई है, वो फिलहाल ऐन वक्त पर बहाना सरकार की ओर से कम प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आरक्षण की स्थिति को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में राड़ छिड़ गई है। एक सरकार है जो कह रही है कि समय पर चुनाव होंगे, लेकिन दूसरी ओर पिछले बैक रिकॉर्ड को देखते हुए सरकार पर विपक्ष लगातार सवाल उठ कर कह रहा है कि नहीं हो पाएंगे। देवभूमि, नमस्कार।